हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक मैराथन सीरीज़ लेके आए हैं जहाँ पे हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 से लेके 7 तक में से 6 मार्क के 15 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिले तो यही कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके PYQ प्लस सैम्पल पेपर के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। और एक और बात, आप लोग इस मैराथन सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। तो सवाल से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बट इसके पहले अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF हमारा जो टेलीग्राम कम्युनिटी है बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से, आपको इधर फोटो दिख रही होगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा और वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, हर एक क्वेश्चन को मैंने बताया है कि पहले जो सवाल है उस पर जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, और फिर जाके आपको आंसर लिखना है। इस तरीके से एक परफेक्ट आंसर बनता है। और जितना परफेक्शन की तरह आप चीज़ों को प्रेजेंट करोगे, जितना देखने में वो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन तरीके से लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे, उतना ही मार्क्स देने में उनको अच्छा लगेगा, कंजूसी वो नहीं करेंगे। और हर एक सवाल के साथ मैंने कॉन्सेप्ट को भी लिख दिया है कि कौन सा कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है, ताकि इससे अगर आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आपको पता चले कि कौन सा कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है और आपको किस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, पूरी इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई है आई गेस, और बीच में मुझे कुछ याद आएगा तो मैं फिर बोलूँगी, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, explain the concept of intelligence and describe the triarch theory of intelligence। तो triarch theory बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन करवाए थे तब भी डिस्कस किया था और अभी भी कर रही हूँ। ओके, तो टॉपिक पता चल गया, इंटेलिजेंस, और मोर स्पेसिफिकली थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आया है क्वेश्चन, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहली बात तो हमको इंटेलिजेंस क्या है उसको थोड़ा देख लेते और फिर हम ट्रायर्क थ्योरी पे चलेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल में लिया नहीं है, ये देखो छोटा छोटा ही लिया है, क्योंकि मैं बेटा ड्राइव पे बनाती हूँ नोट्स, और लिख के बनाने में इतना टाइम लगेगा ना, और उतने टाइम में मैं अगर आपको एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दूँ, पढ़ा दूँ, समझा दूँ तो वो बेहतर रहेगा। ओके, सो इंटेलिजेंस एक कैपेसिटी होती है जिससे इंसान रैशनली सोच सकता है, पर्पसफुली एक्ट कर सकता है और अपनी एनवायरनमेंट से इफ़ेक्टिवली डील कर सकता है। और ये इंसान को, इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है अपने एक्सपीरियंस से सीखने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और नई नई सिचुएशन में अडेप्ट करने में, एडजस्ट करने में मदद करता है। ओके, सीधी बात है। तो ये देखो, पहले हमने बोला ना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करो, तो हमने इंटेलिजेंस को इधर एक्सप्लेन कर दिया, फिर हम आंसर लिखेंगे। मैंने यहाँ पे आंसर इधर देखो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा, अरे ये बार बार ऐसा हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंस लिखा, सॉरी एक्सप्लेनेशन लिखा, और यहाँ पे आंसर लिखा, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि सिर्फ ये आंसर है, बट नो, इतना ही आंसर नहीं है। आपको ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है इस पार्ट को भी इस आंसर में ऐड करना है। गॉट इट? आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ओके, ठीक है। तो अभी आंसर में क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हमने देख लिया कि इंसान में एबिलिटी होती है चीज़ों को समझने की, सीखने की, नॉलेज को अप्लाई करने की। देन ये क्या एनेबल करता है कि इंसान में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग को और अच्छा बनाता है। ओके, दैट्स इट। अभी हम चलते हैं ट्रायर्क थ्योरी पे। तो ट्रायर्क थ्योरी को किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने। तो ट्रायर्क, ट्राई मतलब 3, और आर्क पता है ना, सर्कल का ऐसे जैसे पार्ट होता है, तो ऐसे ये 3 सर्कल तो बना ही नहीं। जैसे ये एक सर्कल बना तो ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, तो ये एक आर्क है। ओके, सो ट्राई आर्क मतलब 3 आर्क है, यानी 3 कंपोनेंट्स है इस थ्योरी के। अब 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि ट्रायर्क थ्योरी कहती है कि इंसान में 3 तरीके की इंटेलिजेंस होती है। इसको दिया किसने था? स्टैनबर्ग ने दिया था। ओके, तो पहली जो एबिलिटी है वो है एनालिटिकल एबिलिटी, यानी इंसान में एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है, या फिर अगर इंसान में किसी चीज़ को एनालाइज करने की, इवैल्यूएट करने की, एकेडमिक्स को सॉल्व करने, एकेडमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, या फिर स्कूल एग्जामिनेशंस की इंपॉर्टेंस को समझने की, अच्छे से देने की अगर एबिलिटी होती है तो जाके वो इंसान क्या है? एनालिटिकली इंटेलिजेंट है। ओके, मतलब सीधा कह सकते हो कि
मतलब क्या कहते हैं, हम सर को इंग्लिश में हेड कहते हैं और हेड को ही हम हिंदी में सर कहते हैं, वही बात है। ओके, बंगाली में हम इसको ये कहते हैं कि घारे नामी गर्दना, मतलब जो हमारी, अभी क्या, चलो छोड़ो, जो बंगाली है वो समझ गए होंगे। सो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस पता है, न्यू आइडियाज जनरेट करना, इनोवेशन में, इमेजिनेशन में हेल्प करता है। और एक है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में, एवरीडे सिचुएशन को डील करने में, और बहुत ही स्ट्रीट स्मार्टनेस को भी हेल्प, मतलब स्ट्रीट स्मार्टनेस अगर किसी में है और रियल लाइफ प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसमें। और ये तीनों टाइप के काम ही मिलकर एक इंसान को इफेक्टिवली फंक्शन करने में मदद करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने कितने छोटे में इस आंसर को ख़त्म कर दिया है, बट आपको एज ए स्टूडेंट जब भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए ना तो और बढ़ा के थोड़ा लिखना है, और साथ के साथ हर एक चीज़ पे, जैसे इधर 3 तरीके के इंटेलिजेंस है, आप इनके साथ एग्जाम्पल लिखना। ओके, और ट्रायड थ्योरी के अगर आप ऐसे बॉक्स बनाना चाहते हो, जैसे ट्रायड थ्योरी ऐसे करके, फिर उसके 3 पार्ट से ऐसे ऐसे करके अगर आप लिखना चाहते हो डायग्राम बना के, वो भी लिखो, अच्छा रहेगा। जितना सजा सकते हो उतना है, बट ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कोई, मतलब एक्चुअल में आंसर आप नहीं लिख रहे हो बट सजाने पे लगे हो, 3-4 तरीके के पेन यूज़ कर रहे हो, हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो, उतना मत करो। जो लिख रहे हो उस पर ध्यान दो, और उसको कैसे और बेहतर कर सकते हो उसके लिए सजाओ, सिर्फ सजाओ मत बिना लिखे कुछ अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। तो वही बात है, सेल्फ क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करो। तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी से है, सही सीधी बात है। अभी सेल्फ क्या है, तो सेल्फ एक इंसान की टोटल जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होती है, जिसपे उसके थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, परसेप्शंस आते हैं, वो सब कुछ मिलके एक इंसान की जो टोटालिटी है, ओवरऑल एक इंसान की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं उसका सेल्फ। अब ये जो सेल्फ है ये डेवलप कैसे होता है? ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, पीयर्स एंड सोसाइटी। लोगों से इंटरेक्शन के माध्यम से ये सेल्फ डेवलप होता है, और साथ के साथ ये एक, जब इंसान अपनी एडोलेसेंट पीरियड में होता है तब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है ये जो सेल्फ की थिंकिंग, और बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसे चीज़ें जो देख नहीं सकते। तो जब बच्चा एडोलेसेंट एज में आता है तो उसमें बहुत सारे इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, जैसे बहुत इमोशंस को वो महसूस करता है, बहुत तरीके की चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करता है जिनको कि देख नहीं सकता हम खुली आंखों से, बट एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, जो इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट है उसकी बात की जा रही है। और साथ के साथ ये जो उसकी जो थिंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ओके, अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? अभी जो सेल्फ की जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है ना उसी को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें इंसान की बिलीव, आइडियाज़ अबाउट वंस एबिलिटीज, ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इंसान के अंदर खुद के बारे में अगर उसकी पूरी एबिलिटीज़ के बारे में, क्या क्या एबिलिटीज़ है, उसकी क्या ट्रेड्स है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो इंसान कैसा है, अगर ये चीज़ सारा उसको पता है तो वो है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि क्या आपको सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं, मतलब एज ए एकेडमिक्स का एक टॉपिक के तौर पे, तो आप बोलोगे हाँ सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब क्या है कि आपको सेल्फ के बारे में हर चीज़ पता है, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में पता है, ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वही है सेल्फ का कॉन्सेप्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट आप उससे रिलेट करो। अच्छा ये पॉइंट मैंने 3-4 ऐसे लिख दिया, अरे गलती हो गई मेरे से, इसको 1 लिखना था और यहाँ पे फिर से 1 2 3 होना था। सॉरी। मैं एक्चुअल में ना शिफ्ट में बनाती हूँ ना चीज़ें, मतलब ऑफिस में मुझे जब भी ब्रेक मिलता है थोड़ा सा तो मैं उस टाइम पे बनाती हूँ, तो मैंने थोड़ा बनाया, छोड़ दिया, फिर बनाया होगा तो उसके बाद फिर मेरा ऐसा हो गया होगा। ओके, फिर हम सेल्फ एस्टीम को देख लेते हैं। तो सेल्फ एस्टीम है कि इंसान अपने आप को किस तरीके से इवालुएट करता है, क्या वो नेगेटिवली इवालुएट करता है या पॉजिटिवली इवालुएट करता है। और साथ के साथ अगर किसी इंसान में सेल्फ एस्टीम ज़्यादा है तो उसकी कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगी, इमोशनली वो बंदा स्टेबल होगा, और वाइस वर्सा लो होगी तो सेल्फ डाउट होगा और स्ट्रेस होगा। ओके, फिर मैं फिर से कह रही हूँ कि इतना छोटा नहीं लिखना है, और बढ़ाना है और बढ़ाना है, बस आपको बेसिक आइडिया लगे इसलिए मैं ऐसा छोटा कर रही हूँ। ओके, एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड डिस्क्राइब इट्स
सोर्सेज ऑफ इफेक्ट्स, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स। तो स्ट्रेस क्या है बताओ, स्ट्रेस के सोर्सेज क्या है और स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है इंसान में। तो स्ट्रेस पता है एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहाँ पे एक इंडिविजुअल की परसेप्शन दैट एनवायरनमेंट डिमांड्स एक्सीड देयर कोपिंग रिसोर्सेज। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक इंसान की जो कोप करने की एबिलिटीज़ है उससे भी ज़्यादा वो सिचुएशन वो एनवायरनमेंट डिमांड करती है, और तब जाके हमारे अंदर बहुत सारे तरह तरह की रेस्टलेसनेस चीज़ें आती है, बहुत स्ट्रेस के जो भी सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। तो स्ट्रेस कब होता है, जब हमारे पे जितनी एबिलिटी है किसी भी चीज़ से मतलब डील करने की या फिर उससे कोप करने की, उससे भी अगर ज़्यादा की डिमांड हो जाती है तब जाके हमें होता है स्ट्रेस। अभी इसके कुछ सोर्सेज देखते हैं हम। तो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में क्या होता है कि सोर्सेज में जैसे लाइफ इवेंट्स से आता है, जैसे किसी का डेथ हो गया, बीमारी है, फेलियर हो गया, मेजर कोई चेंज है, उससे भी स्ट्रेस होता है। देन डेली हसल, तो ट्रैफिक, वर्कलोड, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से आता है। देन एनवायरमेंटल स्ट्रेस जैसे नॉइस, पॉल्यूशन एंड ओवर क्राउडिंग। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी जो आपके शरीर पे पड़ता है, आपको बीमारी होती है, हेडेक होती है, हाई बीपी, फैटिग, ये सारी चीज़ें होती है। साइकोलॉजिकल में एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, और बिहेवियर में कैसी होती है, सब्सटेंस अब्यूज़ यानी लोग नशे करने लग जाते हैं, एग्रेशन होता है, स्लीप प्रॉब्लम होती है, इंसोमनिया इंसोमिया क्या कहते हैं जिसमें नींद नहीं आती है, हाँ मतलब देखा प्रोनाउंसिएशन नहीं याद आ रहा है, हाँ वही है, तो वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव अप्रेजल। इसको मैंने 3-4 मार्क्स में भी एक्सप्लेन किया था। कॉग्निटिव अप्रेजल वो अप्रेजल है, वो प्रोसेस है जिससे कि हम ये इवेलुएट करते हैं कि कोई भी सिचुएशन जो है वो क्या स्ट्रेसफुल है या नहीं, हम ये इवेलुएट करते हैं। अभी स्ट्रेस को ना परसीव करने का 2 तरीका होता है, मतलब इस सिचुएशन में हम 2 तरीके से हम स्ट्रेस को इवेलुएट करते हैं। जो पहला तरीका है प्राइमरी अप्रेजल, इसमें हम इवेलुएट करते हैं कि क्या जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है, इररिलेवेंट है या फिर स्ट्रेसफुल है या नहीं। और दूसरे में सेकेंडरी अप्रेजल में हमने अभी ये डिसाइड देख लिया कि ये कितना स्ट्रेसफुल है, कैसा है, तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम करते ये कि हम एसेस करते हैं कि हमारे पे कौन कौन सी कोपिंग रिसोर्सेज है या फिर ऑप्शंस है। मतलब पहली बात हमने देख लिया स्ट्रेस कितना है, कैसा है, फिर हम उस स्ट्रेस से कोप करने की क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या ऑप्शन है, उनको देखते हैं। ओके, तो ये जो कॉग्निटिव अप्रेजल है ये डिटरमाइन करता है कि इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होगा हमारे सिचुएशन की तरफ, और दूसरी बात हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज को चॉइस करना को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। देन ये इंडिविजुअल में स्ट्रेस के प्रति कैसा रिएक्शन होगा उस पर भी हमें बताता है। मतलब कोई भी सिचुएशन अगर स्ट्रेसफुल है या नहीं, ये ऑफ कोर्स इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी। कोई सिचुएशन जैसे पेपर मानो टफ आ गया, तो पेपर अगर टफ आ जाता है तो 2 बच्चे हो सकते हैं, जिसने पढ़ा उसके लिए ठीक है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ होगा, अरे जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ किया, इजी किया, हर चीज़ में उसको स्ट्रेस होगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है स्ट्रेस रिएक्शन में, मतलब कौन इंसान कैसे रिएक्ट करेगा उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 में उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी आपको रिवीजन करने का टाइम है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो पुराने लेक्चर वगैरह देखो, जो मैंने पहले पढ़ाया है वो देखो, या फिर वन शॉट वीडियोस को भी देखो, बट वन शॉट में भी उतना डिटेलिंग नहीं है क्योंकि सारा एग्जाम है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। ओके, अभी सिम्टम्स बताओ सिजोफ्रेनिया के और कारण बताओ। तो सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की जो थिंकिंग है, परसेप्शन है, इमोशन है, बिहेवियर है, सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अभी इसके सिम्टम्स में अगर हम देखें तो सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स में 3 तरीके के सिम्टम्स है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, देन है कॉग्निटिव। तो पॉजिटिव में डिल्यूजन्स होता है, हेलोसिनेशन होता है, तब डेलुलु इज द सोलुलु, मतलब कोई चीज़ नहीं है फिर भी उसकी ख्वाबों में खोए हुए हैं, और डिल्यूजन मतलब ये है, और हेलोसिनेशन मतलब कोई चीज़ मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है बट उसको लगता है कि कोई चीज़ हो रहा है, मतलब सामने मानो कोई बंदा बैठा नहीं है बट लगता है कि कोई तो बैठा है, कोई तो बात कर रहा है, इस तरीके से। ओके, देखो ये 1 होगा पॉइंट 2, 3 एंड देन 4, 5, 6।
फिर कॉग्निटिव में क्या नेगेटिव में क्या होता है, फ्लैट इफेक्ट होता है, सोशल विड्रॉल होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं रहता है इंसान में, सोसाइटी से कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी चीज़ में। और कॉग्निटिव में उसकी अटेंशन स्पैन कम हो जाती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, और जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पूरी की पूरी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ओके, अभी इसके कारण क्या हो सकता है? पहली बात तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी की वजह से होता है ये, मतलब जीन के वजह से भी होता है कि घर पे अगर फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को है तो तभी हो सकता है। फिर न्यूरोकेमिकल इम्बेलेंस, यानी जो पूरे हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोनल या फिर केमिकल जो है, हार्मोनल भी नहीं, जो केमिकल हमारी जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है, पूरा स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ आ जाए तब भी होता है। और अगर लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, तब भी ये चीज़ हो सकती है। मतलब पागल हो जाता है, ऐसा बोलेंगे हम, इंसान पागल हो जाता है, ये पूरा सही टर्म नहीं है, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव मोड्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एबनॉर्मल बिहेवियर के क्या क्या बिहेवियरल और कॉग्निटिव मॉडल है वो बताओ। तो हमने जब 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन किया था तब हमने सिर्फ बिहेवियरल मॉडल देखा था, अब हम कॉग्निटिव मॉडल भी देखेंगे। तो आपको दिखेगा जब आपने 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सीरीज और 3 और 4 मार्क्स वाला अगर आपने लेक्चर किया है ना, तो आपको लगेगा कि कई सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने छाटा है, और छाट के उसमें से मैंने वो निकाला है कि ये 6 मार्क्स के सेट के है क्वेश्चन, 3-4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी रिपीटेशन है। ओके, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं, बट तब तक आप इसको पढ़ो। ओके, सो बिहेवियर मतलब हमको पता है कि एक्शन क्या है, क्या काम हो रहा है, किस तरीके से बिहेव हो रही है, मतलब बाहर एक्सटर्नल पे क्या एक्शन हो रही है उस पर ध्यान देता है जो बिहेवियरल मॉडल है। और ऑन द अदर हैंड जो कॉग्निटिव मॉडल है, कॉग्निटिव मैंने बताया हमारे दिमागी तौर पे जो भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती रहती है, जो हमारी थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो जो बिहेवियरल मॉडल है वो और जो कॉग्निटिव मॉडल है, वो दोनों दो अलग अलग तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर को बताते हैं। जो बिहेवियर पैटर्न है वो फोकस करता है कि इंसान की लर्निंग प्रोसेस कैसी है, वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, और उसका मतलब क्या कहते हैं थिंकिंग पैटर्न कैसा है, ये हम देखते हैं कॉग्निटिव मॉडल पे, है ना। बट इन दोनों में से जैसे मैंने बोला कि बिहेवियर में एक्शन और कॉग्निटिव में हमारी जो मेंटल प्रोसेस यानी हमारी थिंकिंग और फीलिंग। तो जो बिहेवियर है, बिहेवियर में एक्शन हम देखते हैं और कॉग्निटिव में हम देखते हैं मेंटल प्रोसेसेस। और दोनों के दोनों मॉडल, कोई भी मॉडल जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है उस पर नहीं ध्यान देता है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से रखो याद कि कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए हम जो मॉडल यूज़ करते हैं उनमें से कोई भी बिहेवियर के उस जड़ पे कोई क्या कॉन्फ्लिक्ट है अनकॉन्शियस लेवल पे उतना डीप तक नहीं जाता है। जो बिहेवियर है वो देखता है कि किस तरीके से इंसान बिहेव करना सीखता है, किस तरीके से ये एबनॉर्मल बिहेवियर सीखा, कहाँ से सीखा, कैसे इसमें आया, और दूसरा है कि किस थिंकिंग से जाके इंसान ने ऐसा काम किया। ओके, तो दो ही चीज़ है, आपको आराम से मैं बताती हूँ। एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो क्या करता है भाई, बिहेवियर थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो एबनॉर्मल बिहेवियर बोलता है कि एक लर्न प्रोसेस है जो कि अपेरेंट मतलब लर्न और कंडीशनिंग बिहेवियर मतलब प्रोसेस से सीखी गई है, जहाँ पे ओपरेंट कंडीशन या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग से सीखा गया हो। और बिहेवियर इज एक्वायर्ड थ्रू, वही बात है, क्लासिकल और ओपरेंट कंडीशनिंग। और मेल अडेप्टिव बिहेवियर्स आर रीइंफोर्स्ड ओवर टाइम। और मेल अडेप्टिव बिहेवियर जो है ना, मतलब ख़राब बिहेवियर बार बार अगर रिपीट होता है तभी वो जाके एबनॉर्मल बिहेवियर बनता है। और ये जो ट्रीटमेंट होता है बिहेवियरल मॉडल में वो किस पे फोकस करता है, जो फॉल्टी बिहेवियर है उसको हटा के उसको अनलर्न करके, क्योंकि ये बोलता है कि बिहेवियर तो लर्न चीज़ है, सीखी गई चीज़ है। तो जो सीखा, जो लर्न किया, उसको हम अनलर्न करवाने की कोशिश करते हैं, और जो अच्छा बिहेवियर है, अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज, उनको लर्न करवाने की कोशिश करते हैं। ये होती है हमारे बिहेवियरल मॉडल पे। और कॉग्निटिव पे क्या होता है बेटा, कॉग्निटिव पे कि देखता है कि कौन से इरेशनल थिंकिंग से ऐसा फॉल्टी बिहेवियर आया, ये हम देखते हैं। और इस थेरेपी में हम वो जो इरेशनल थॉट्स है जिससे वो पर्टिकुलर बिहेवियर इंसान ने किया, उस थॉट को रिप्लेस करना चाहते हैं रैशनल थॉट से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7,
मुझे ना लगता था कि ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा तो बच्चे देखेंगे नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे देखते हैं। तो इससे ना लगता है कि जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाती हैं। तो अच्छा लगता है एक्चुअल में, मैं सच बताऊँ तो। अ, मतलब देखो, ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। मतलब मैंने कभी नहीं छोड़ा और मैं आगे भी चाह रही हूँ। मैं मास्टर्स वगैरह कर रही हूँ, नेट वगैरह करने का मेरा मन है। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं इतना मतलब ध्यान से देख के, ये देख के, वो देख के अगर सवाल वगैरह सेट कर रही हूँ, आप सबको दे रही हो और आप लोग अगर उसको देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छा लगता है। मतलब मेरी आप लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड है कि आप लोग अगर इस एफर्ट का थोड़ा मान रख रहे हो इस तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द गोल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरापी। तो साइकोथेरापी की गोल्स क्या है और इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो साइकोथेरापी क्या है, मैंने बोला जो सवाल में आएगा उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। सो साइकोथेरापी एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी ट्रेंड प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल जो कि ट्रेनिंग मिली है, क्वालिफाइड है, वो किसी भी इंडिविजुअल को अपनी जो इमोशनल, बिहेवियरल या फिर साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो उससे ओवरकम करने की हेल्प करते हैं। ओके, अब इसकी गोल क्या है, सीधी जो हमने देखा वही गोल है कि इंसान की जो इमोशनल डिस्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना और साइकोलॉजिकल सफरिंग को कम करना, इंसान में कोपिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना और एडजस्टमेंट को इम्प्रूव करना, देन इंसान में पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना। ओके, देन इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती है, तो अलग अलग तरीके की थेरापी है। बिहेवियर थेरापी, कॉग्निटिव थेरापी, ह्यूमनिस्टिक थेरापी, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। हाँ, सब बिहेवियर थेरापी वगैरह में आएगा। तो 3-4 तरीके की थेरापीज़ है। तो बिहेवियर में हम बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, कंडीशनिंग बिहेवियर को। कॉग्निटिव में हम रैशनल थॉट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और ह्यूमनिस्टिक थेरापी में हम इंसान को उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझाते हैं और उनके पर्सनल लाइफ में कैसी ग्रोथ आएगी, कैसी चीज़ें सही होंगी, उस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, ये चीज़ आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाओगे, मास्टर्स करोगे, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ोगे हर एक थेरापी के बारे में, तब आपको समझ आएगा। अभी क्लाइंट सेंटर थेरापी क्या है और इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। क्लाइंट सेंटर थेरापी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी BBI करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। ओके, सो क्लाइंट सेंटर थेरापी को डेवलप किया था कार्ल रोगर्स ने, जो कि इंसान की, देखो नाम से ही पता लग रहा है, क्लाइंट सेंटर्ड मतलब क्लाइंट की तरफ सेंटर्ड है। मतलब देखो अलग अलग, हाँ आप नाम देखो, बिहेवियर में हम बिहेवियर की ध्यान देते हैं, कॉग्निटिव में हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस को ध्यान देते हैं। तो क्लाइंट सेंटर में क्लाइंट ही सेंटर है। जैसे वैसे भी हर एक थेरापी में ही क्लाइंट के बारे में ही है, बट नाम से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। मतलब क्लाइंट की सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डायरेक्टेड चेंज होगा। मतलब उसके लिए पर्सनल लेवल पे जाके एक मतलब पर्सनलाइज्ड, आप ऐसा कर सकते हो कि पर्सनलाइज थेरापी। जैसे अभी आप बहुत सारे ऐसे कोचेस होंगे ना कि हम आपको पर्सनलाइज प्लान देंगे, पर्सनलाइज डाइट प्लान देंगे, एक्सरसाइज प्लान देंगे। तो क्लाइंट सेंटर थेरापी मतलब पर्सनल लेवल पे पर्सनलाइज थेरापी टाइप का, ऐसा आप समझो, इस तरीके से याद रखो। तो इस थेरापी में क्या करती है कि क्लाइंट की सेल्फ डायरेक्टेड ग्रोथ की कैपेसिटी पे हम ध्यान देते हैं कि क्लाइंट में खुद में उसकी पर्सनल लेवल पे कितना सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं, उस पर ध्यान देता है। देन इसमें एक और कंडीशन है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखना है। मतलब कंडीशन है कि अनकंडीशनल रहना है। ओके, तो ये इससे भी आप याद रखो। मतलब कैसा भी हो क्लाइंट का पूरा सब कुछ उसको एक्सेप्ट करना है, कोई भी जजमेंट के बगैर। बट ये एक्चुअली में बेसिक हर एक थेरापी की, या फिर एज अ थेरापिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, ये बेसिक एक चीज़ है कि आपको ऐसा करना ही है। क्योंकि हमारे पास तो वो लोग आएंगे ना कि मतलब बिना वो करे, वो मतलब फ्रीली सब कुछ कर मतलब बताने के लिए बता सकते हैं। मतलब वी शुड प्रोवाइड ए सेफ स्पेस, और हम ऐसा ना फील हो क्लाइंट को कि वो लोग मतलब हम जज कर रहे हैं, वो लोग जज हो रहे हैं। ओके, फिर एम्पैथी रहना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट की फीलिंग्स को उनके पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी, सिंपैथी मैंने बताया था। फिर जेन्युइननेस, अब जो थेरेपिस्ट है वो ऑथेंटिक होने चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, और क्लाइंट इज कंसिडर्ड कैपेबल ऑफ सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स।
तो यहाँ पे हम क्या करें, मैंने बोला ना कि पर्सनलाइज, मतलब उनकी पर्सनल लेवल पे हमको लगता है कि वो लोग कैपेबल है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम उनके लिए पर्सनलाइज प्लान दे देते हैं। थेरापिस्ट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन ए डायरेक्टर। तो यहाँ पे जो थेरापिस्ट है, ये कट कर दो ये। सो जो थेरापिस्ट है वो डायरेक्टर नहीं बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ही डायरेक्ट कर रहे हैं, वो बस फैसिलिटेट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल हाथ पकड़ के कुछ करवा नहीं रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट में खुद की ऐसी एबिलिटीज़ हैं, वो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सेंटर थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? 25 मिनट हो गए, हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किया, बट आपने अगर सही से समझा ना तो एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द नेचर, कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या कहेंगे आप, जो भी आप कहते हैं उसके बारे में नेचर बताओ, कंपोनेंट्स बताओ, फंक्शन बताओ। बहुत डिटेल में लिखना है, इतना छोटा 6 मार्क्स के लिए इज़ नॉट एनफ, बट फॉर डिस्कशन एंड फॉर रिविजन मेरे लिए लगा कि सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मैं आंसर को सजाने में लगूंगी तो टाइम जाएगा और एग्ज़ाम निकल जाएगा। ओके, सो एटीट्यूड हमारी एक लर्न टेंडेंसी है कि हम सिचुएशन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में किस तरीके का रिस्पॉन्स करेंगे, किस तरीके का मनोभाव रखेंगे, पर्सपेक्टिव रखेंगे वो। ओके, समझ गए? सीधी भाषा में हमने बोला, सो एटीट्यूड इज ए लर्न टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली और अनफेवरेबली टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन। ओके, अभी नेचर क्या है, हमको बोला है नेचर बताओ, कंपोनेंट बताओ, फंक्शन बताओ। तो नेचर है कि एटीट्यूड आर लर्नड एंड रिलेटिवली स्टेबल। दो ही कंपोनेंट हम बोलेंगे कि एटीट्यूड जो है वो सीखी चीज़ें हैं, हम सीखते हैं किसके प्रति कैसा भाव रखना है और फिर हम उस चीज़ को रख रहे हैं, और ये थोड़ी बहुत रिलेटिवली स्टेबल है, मतलब जैसा आपने ध्यान दिया वैसा ही रहता है। अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो तो हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ के प्रति चेंज नहीं होता है। फिर इसके हमको पूछा है कंपोनेंट्स बताओ, तो कंपोनेंट्स में क्या बताएंगे हम? सो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में अफेक्टिव एटीट्यूड, कॉग्निटिव एटीट्यूड और कंपोनेंट में अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, 3 तरीके का कंपोनेंट है, वो हमको बताना है। अब अफेक्टिव जिससे कि इमोशनल फीलिंग्स हमारा देखी जाती हैं, कॉग्निटिव में वही बिलीव्स और थॉट्स, और बिहेवियरल में हमारी टेंडेंसी टू एक्ट। तो इसको हम एक्चुअल में कहते हैं ABC कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ऐसे आप याद रखो। A फॉर एप्पल नहीं बेटा, अभी A फॉर इफेक्टिव होगा, B फॉर बिहेवियरल होगा एंड C फॉर कॉग्निटिव होगा। F फॉर एप्पल हैज़ चेंज्ड इनटू F फॉर इफेक्टिव। ओके, समझ गए? देन क्वेश्चन नंबर अच्छा, फंक्शन भी तो है। सो इसमें क्या फंक्शन है कि कैसे इंसान ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, वही है। मतलब आप एक चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, उसी को ऑर्गेनाइज करके ना आप एक एटीट्यूड फॉर्म करोगे, तो वही है। एंड देन वैल्यू एक्सप्रेसिव एंड ईगो डिफेंसिव फंक्शन, यानी आपकी वैल्यू कैसी रहेंगी, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, वही सारी बातें इधर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ज़्यादा लंबा खींच रही हो क्या? बट मेरे हिसाब से तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन बताओ और किस तरीके से प्रीजुडिस को रिड्यूस किया जाता है। तो वही आपने अगर 3 और 4 मार्क्स का लेक्चर देखा ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्रीजुडिस मतलब आपका सोचना, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब कर देना। तो prejudice and discrimination are negative social attitudes and behaviors directed towards individual or group। तो prejudice और discrimination दोनों ही social एटीट्यूड है जो कि निगेटिव है, और किसके टूवर्ड्स, किसी भी पर्सन के टूवर्ड्स या फिर किसी भी ग्रुप के टूवर्ड्स। बट अभी इसमें prejudice क्या है? prejudice is negative attitude and discrimination is unfair behavior। तो जब तक आप सोच रहे हो तब तक इट इज़ प्रीजुडिस, पर जब हमने अपने कर दिया देन इट बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप किसी के बारे में खराब नेगेटिव सोचते हो, ठीक है, आपके मन में है, बट जब आपने उसके साथ कोई ऐसा पार्शियल बिहेवियर कर दिया, कोई पार्शियलिटी कर दी, देन इट बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अभी किस किस तरीके से आप प्रीजुडिस को रिड्यूस कर सकते हैं? मैं ऑफिस से ना आके इसको कर रही हूँ, टाइम आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये देखो 9:30 हो रहा है, तो ऐसे मुझे ना उबासी थोड़ी बहुत आ रही है, ऐसा मत, अभी मेरी उबासी से तुम लोगों को भी उबासी नहीं आनी चाहिए। ओके, सो इस किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है? तो
इसको, अच्छा मैं जो बार बार ये ऑफिस ऑफिस बोलती हूँ, आप लोगों को लगता है क्या है कि ये बार बार मैं बोल रही हूँ? बताना ज़रा। मैं बार बार ऐसे मतलब मैं बताने के लिए नहीं बताती हूँ, बस बातें हैं, मैं आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ ऐसी। ओके, सो हम किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं? तो हमें जो ग्रुप में इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कांटेक्ट, हमें ग्रुप में कांटेक्ट को अगर बढ़ाएंगे, मतलब अगर ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं वो सब लोग अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल के रहेंगे, तो कोई किसी के प्रति निगेटिव एटीट्यूड कम ही रखेगा या फिर नहीं भी रख सकता है। और अगर हम उनको एक शेयर्ड गोल की तरह पुश करेंगे या फिर उनमें कोऑपरेशन को एनकरेज करेंगे कि कोऑपरेट करके रहना है, अच्छे से रहना है, तभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ें कम होगी। और हमें कोई भी इंसान या फिर कोई भी एक मेंबर अगर दूसरे के प्रति उसको नीचा दिखा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो हमको बताना है कि सबकी स्टेटस इक्वल है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कि ग्रुप फॉर्मेशन क्या है और टाइप्स ऑफ ग्रुप बताओ। तो ग्रुप फॉर्मेशन का प्रोसेस, ग्रुप तभी फॉर्म होता है जब इंडिविजुअल रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन गोल को शेयर करते हैं। ओके, अभी ग्रुप फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होता है इंटरेक्शन और कॉमन ऑब्जेक्टिव, अगर है तो वही है। अभी प्राइमरी ग्रुप के अगर हम मतलब टाइप्स बताएं तो अलग अलग तरीके के हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे 4 लिए हैं। सो प्राइमरी इज क्लोज फ्रेंड, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्डेड हो। तो आपको ग्रुप फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस पहले एक्सप्लेन करना है अच्छे से डिटेल में, और फिर जाके आपने टाइप्स ऑफ ग्रुप लिखना है और साथ में आपको एग्जाम्पल लिखना है। लिखना आपको इस तरीके से है, मैं बार बार बता रही हूँ। अगर कोई बच्चा ना एग्ज़ाम में ऐसा लिख दे जैसे मैंने आंसर लिखा और बाद में ऐसा बोले कि ये पीडीएफ से आपको हमको ऐसा आंसर मिला था, तो मैं अभी मार तो मैं सकती नहीं आप लोगों को क्योंकि मारना भी अलाउड नहीं है। और दूसरी बात है कि क्या ही अभी मिलोगे कहाँ आप लोग सॉरी अगर ऑफेंड हो गए कोई बच्चा मारने की बात सुन के, नहीं ऐसी नहीं बात नहीं, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। और अभी चलो छोड़ते हैं। प्राइमरी ग्रुप इज़ क्लोज फ्रेंड या फिर फैमिली जिनके साथ आप इमोशनली बॉन्डेड हो। देन सेकेंडरी फॉर्मल या फिर गोल ओरिएंटेड कोई ग्रुप है तो वो है। और फिर इन ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिन ग्रुप से आप बिलोंग करते हो। और आउट ग्रुप मतलब ग्रुप्स विच वन डज नॉट बिलोंग। आउट ग्रुप वो ग्रुप है जिससे आप बिलोंग नहीं करते हो, बट मे बी यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप बट यू डोंट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सो ग्रुप मेंबरशिप इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। सो ग्रुप में क्या मेंबर है, ग्रुप की जो मेंबरशिप होती है उससे इंसान के आइडेंटिटी और बिहेवियर में इन्फ्लुएंस आता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये लाइन और ये लाइन आप एक साथ चाहे तो लिख सकते हो और इनको बाद में आप हटा दो। और आप यहाँ पे एक हेडिंग लिखोगे कि टाइप्स ऑफ ग्रुप, और फिर यहाँ पे लिखोगे ग्रुप फॉर्मेशन करके आप ये चीज़ें लिखोगे। इस तरीके से लिखना है बेटा, है ना? नहीं तो आंसर मार्क्स आपको मिलेगा नहीं मिलेगा मार्क्स। फिर अभी बोला है कि सोशल लोफिंग क्या है, ग्रुप पोलराइजेशन क्या है, बताओ। सो ये ग्रुप इन्फ्लुएंस टॉपिक से आया है। तो ग्रुप इन्फ्लुएंस में इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। अभी सोशल लोफिंग क्या है? सोशल लोफिंग का मतलब है जब कोई इंसान ग्रुप में होता है तब वो एफर्ट थोड़ा कम डालता है चीज़ों पे। ओके, क्योंकि क्योंकि लगता है कि मैं नहीं तो कोई दूसरा कर लेगा। वो बोलता है ना, जैसे गाना है ना कि मैं नहीं तो कौन बे, तो इस पे उल्टा हो जाता है कि मैं नहीं तो कोई और बे, इस तरीके से, है ना? सो ऑकर्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी, कोई दूसरा और बंदा कर लेगा। और ग्रुप पोलराइजेशन मतलब मेजोरिटी लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना, एक तरीके का ओपिनियन होना इज ग्रुप पोलराइजेशन। सो मेरी हैंड राइटिंग कैसी है बताना ज़रा। मेरी ना थोड़ी अभी ख़राब तो हो गई है पहले से, बट एक्चुअल में कॉपी पे थोड़ा और अच्छा दिखता है या स्क्रीन पे थोड़ा सा वो होता है। सो ग्रुप पोलराइजेशन इज़ लाइक कि अगर मानो कोई डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन के बाद अगर ग्रुप में टोटल 15 मेंबर्स थे, तो मानो 12 मेंबर्स की एक तरीके की ओपिनियन बन जाएगी। तो यहाँ पे और बाकी 3 जो हैं वो तीनों को लगेगा कि हमको तो जज करेंगे, हमको तो कंपेयर करेंगे, अगर हम इनसे हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो ये भी लोग हाँ मिला लेंगे। या फिर हो सकता है कि अगर 12-13 लोग अगर एक चीज़ बोल रहे हैं, एक चीज़ पे उनका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है, तो जो 3 लोग हैं वो भी अपना ओपिनियन चेंज करके वैसा ही सोचने लगेंगे। ओके, है ना? समझ गए ना?
सो ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप डिस्कशन जो है स्ट्रेंथ करता है इनिशियल एटीट्यूड को, मतलब ग्रुप डिस्कशन से ही जाके ग्रुप पोलराइजेशन बनता है, मतलब इनिशियली किस तरीके का एटीट्यूड होगा वो एक डिस्कस करके फिर आता है। देन डिसीजन बिकम मोर एक्सट्रीम, मतलब डिसीजन जो है, क्योंकि अभी यहाँ पे मेजोरिटी है तो डिसीजन एक्सट्रीम हो जाएगी। देन पर्सुएसिव आर्गूमेंट से भी ये चीज़ कॉज होता है, मतलब पर्सुएसिव मतलब पॉजिटिव तरीके के आर्गूमेंट करके भी हम ऐसा एक डिसीजन पे जा सकते हैं जहाँ पे मेजोरिटी लोग एक ओपिनियन दे। एंड देन सोशल कंपैरिजन से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे मैंने बोला ना कि अगर 3 लोग अगर अलग हो गए तो उनको लगेगा कि हमें कंपेयर करेंगे तो हम भी इनके साथ मिल जाते हैं, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के अलग अलग क्या क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमें हेल्प करती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। पहला तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, जहाँ पे हम जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का जो जड़ है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, यानी हम जो भी कॉज है उसी को टारगेट करते हैं। देन एक इमोशन फोकस्ड में हमें उस प्रॉब्लम से किस तरीके की इमोशनल रिस्पॉन्स आ रही है, उस इमोशनल रिस्पॉन्स को हम देखते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। देन अवॉइडेंस कोपिंग, जहाँ पे हम वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को टेम्पररीली अवॉइड करते हैं। ओके, अभी और भी टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, फिर हम सोशल सपोर्ट को सीख कर सकते हैं, फिर हम स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और अपनी अपनी जो वेलबींग है इसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आप ऐसे लिखना, बस इस तरीके से मत लिखना है ना, अच्छे से लिखना आप लोग। पता नहीं ना, मैंने बनाया था तो मुझे लगा था कि ठीक है आराम से दे दूंगी, बच्चों को बता दूंगी कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, बट अभी मेरे को लग रहा है कि अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने मानो कि क्लास नहीं देखी है, सिर्फ सीधा उसने टेलीग्राम से पीडीएफ ले लिया और पढ़ लिया और इस तरीके से लिख दिया, तो क्या होगा उसका, मुझे अभी थोड़ा टेंशन हो रहा है। बट आई थिंक आप लोग 12th वाले बच्चे हो, बहुत समझदार हो, इस तरीके का चीज़ तो आप लोग करोगे नहीं। और अगर किसी ने मेरी जो आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख ली है ना, तो उसको तो ये गलती होगा ही नहीं कभी उससे। सो डिस्क्राइब कोपिंग स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। अरे भाई सेम सवाल को मैंने दोबारा ले लिया। ओ ना यही तो पढ़ा रही थी। ओ सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी माय बैड। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन एथिकल इश्यूज़। सो एथिकल इश्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैंने 2-3 बार लिया हुआ है तो ध्यान देना। सो एथिकल इश्यूज़ मतलब आपको प्रोफेशनल तरीके से रहना है और जो क्लाइंट की जो वेलफेयर है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसकी जो डिग्निटी है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करोगे, पहली बात तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है। फिर कोई भी थेरापी टेक्निक यूज़ करने से पहले उनसे कॉन्सेंट ले लेना है, उनकी एग्रीमेंट ले लेनी है। देन आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए एज ए थेरापिस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर ली और फिर आप थेरापिस्ट का बनने की क्लेम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक्चुअल में अगर आपने थेरापिस्ट बनने की पढ़ाई करी है, कोर्सेज किया है, प्रैक्टिकल किया है, तभी जाके आप किसी का ट्रीटमेंट करें। एंड फिर कोई भी एक्सप्लोटेशन नहीं करनी है क्लाइंट को, या फिर उनकी जो क्लाइंट की जो मतलब डिग्निटी है उसका रिस्पेक्ट करना है। और आपकी एथिकल प्रैक्टिस से क्या होगी कि इंसान में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे ये चीज़ें करके आप क्या करोगे, ये एथिक्स है जो आपको मानना है। और फिर उन एथिक्स से क्या फ़ायदा होगा साइकोथेरापी में, इसमें मैंने ये लास्ट लाइन में ये लिखा है, तो ये भी चीज़ आप लिख सकते हो अलग से एक हेडिंग देके, बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग एथिक्स इन साइकोथेरापी, ऐसे करके। जितना अच्छे से लिखोगे ना टू द पॉइंट, जो टीचर है उसको लगेगा कि अरे भाई इस बच्चे को तो कॉन्सेप्ट का बहुत ज्ञान है, वो नंबर देंगे आपको। वो उनकी बाप की थोड़ी नंबर है कि वो लोग लेके बैठेंगे, देंगे, देना ही है उनको, बट देने के लिए देने लायक तो बनना पड़ेगा ना आपको। डिस्क्राइब मॉब बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी। सो मॉब बिहेवियर क्या है, मॉब बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है, मॉब क्या है, सो एक अनऑर्गेनाइज्ड इमोशनली चार्ज्ड एक्शन ऑफ ए क्राउड। तो मानो अचानक से कहीं पे कोई दंगा हो गया और बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ गए जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बट इमोशनली बहुत चार्ज्ड है, बहुत उकसे हुए है, बहुत प्रोवोक्ड है, तो उसको हम कहेंगे मॉब बिहेवियर। अभी मॉब बिहेवियर या फिर क्राउड साइकोलॉजी जो है पूरी साइकोलॉजी इसी में आएगा कि अचानक से क्राउड एक मॉब में क्यों टर्न हो जाती है, क्या रीज़न है उसका, तो ये सारी चीज़ों पर हम अगर बात करेंगे। सो इसमें होता क्या है, जब एक क्राउड मॉब में बदल जाता है तो उनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रहती है, क्योंकि जब क्राउड में भी लोग अगर रहते तब भी एक आइडेंटिटी रहती है इंडिविजुअल,
बट वो लोग जब एक प्रवोक्ड होकर एक मॉब में बदल जाते हैं तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनकी नहीं रहती, वो बस एक वही एक मॉब बन जाता है, भीड़ का एक पार्ट बन जाता है जो कि कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई गलत चीज़ें कर रहा है। देन उनकी जो इमोशनलिटी होती है ना, जो इमोशंस होते हैं वो बहुत हाइटेंड होती है, मतलब बहुत एकदम से मतलब अच्छा हाई लेवल पे होती है। देन उनकी बिहेवियर जो है बहुत ही इम्पल्सिव और इरेशनल होती है, और उनमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। वही बात है ना कि लोग जब ग्रुप में होते हैं तो सोशल लोफिंग जैसे हमने देखा, तो वही बात है कि लोगों को लग रहा है कि अगर मैं अकेला जाके कुछ करता तो मेरे को पकड़ लेते, बट अगर हम 10 लोग मिलके कुछ करेंगे तो किसको पकड़ेगा, किसको छोड़ के किसको पकड़ेगा, इस तरीके से। और इससे क्या होता है कि ऑफन जो एग्रेशन है और वायलेंस जो है वो बढ़ता है। और इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन ख़त्म होता है। एग्ज़ाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। यही हमारा लास्ट लेक्चर है, शायद क्लास 12 से नहीं, लास्ट नहीं, इसके बाद हम रिव्यू क्वेश्चन का लेक्चर लेके आएंगे, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बट टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और कुछ भी और चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ना, और जैसे मैंने लिखा है वो सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिखना मत, जैसे मैंने बताया है वैसे लिखना है। थैंक यू।